बॉटम जाने पर आई कम होता है या नहीं होता? होता है भैया। ये ग्रुप और ये ग्रुप विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है। टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आई कम होगी। यहां भी आई कम हुआ, यहां भी आई कम हुआ। आई कम हुआ तो बेटा यहां पर आई कम होने से क्या हुआ था? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा था। यहां पर भी ऑब्वियसली वही होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका कम होगा और इसका कंपैरेटिवली ज्यादा। चलिए बेटा, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के केसेस के ऊपर आ गए थे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का जब केस आता है तो उसको सॉल्व किस तरह से करना है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, आपको एग्जांपल दिया था बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर। और एक क्वेश्चन पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो था कार्बन, सिलिकॉन और इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, अब इनको देखें। जब भी हम लोग चार टाइप के केसेस पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें था लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का ये केस है, समझ में आना चाहिए बेटा। ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 16 है और यहां पर एलिमेंट सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बेटे। यहां गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। यहां पर भी आप देखेंगे करस्पॉन्डिंगली तो सेम पैटर्न बन रहा है बेटा। ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है और एलिमेंट्स आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस में सेकंड और थर्ड पीरियड के ही दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला एस और पी ब्लॉक का जब उसको पूछना होता है तो बेसिकली क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पीरियड का ही बनाता है। फोर्थ पीरियड पे जाता है तो डी ब्लॉक के बारे में पूछना चाहता है। ये आपके पास केस है। अब देखो, जब भी रेडियस में दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का केस आया था तो मैंने बोलता उसको हमने शेल नंबर से सॉल्व करा था। और इसमें भी आईई में भी अगर दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन है और वो भी पी ब्लॉक का है तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा? शेल नंबर से। थर्ड पीरियड मतलब शेल नंबर 3 है, सेकंड पीरियड मतलब शेल नंबर 2 है। जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उनका रेडियस ज्यादा होगा और रेडियस ज्यादा होगा तो आई कम होगी। इसका मतलब है ऊपर वालों की आई ज्यादा, नीचे वालों की आई कम। जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका आई कम, जिसका शेल नंबर कम उनका आई ज्यादा। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे लेफ्ट टू राइट जाने पर वैसे तो आई बढ़नी चाहिए क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट आई बढ़ती है, लेकिन क्या ये np3 और क्या ये np4 कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हाँ। और इसको आप देखेंगे तो ये np2 और np3 कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर आईई बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या p3 p4 में एक्सचेंज होता है या नहीं होता बेटा? होता है। तो इसीलिए एक्सचेंज की वजह से ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, वरना नॉर्मल ट्रेंड में जहां एक्सचेंज नहीं होता है वहां तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अब देखो यहां से अगर हम लोग ऑर्डर बनाए तो फास्फोरस और सल्फर का जो आईई है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले कम है। और फास्फोरस सल्फर में सबसे कम कौन है बेटा? सल्फर। उससे ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। यहां पर आप चाहें तो लिख भी लेना अपने समझने के लिए कि P3 एंड में एक्सचेंज होगा, ताकि बाद में आप जब पढ़े तो आपको क्लियर रहे, है ना। इसके बाद यहां पर बात करते हैं बेटा सिलिकॉन फास्फोरस का आई कम है, कार्बन नाइट्रोजन है। सेकंड पीरियड के मुकाबले थर्ड पीरियड वालों का आई कम है और इनमें भी कम किसका बेटा? सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा आई का। नोट डाउन करे से। चले बेटा, है ना। वो दोनों केसेस जो अभी आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसके बाद हम लोग इधर आते हैं। चार केसेस और मैंने आपके सामने लिखे हैं। लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का I1, बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का I2, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस सल्फर का I1 और स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज का I3। इसको आप लोग ट्राई करें फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में आप ट्राई कर लें। लॉजिक एक बार जरूर लगाने की कोशिश करें कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। 6 टाइप होते हैं क्वेश्चन के। 6 टाइप में से कौन सा टाइप है आइडेंटिफाई करना सीखें। उस टाइप में आप कौन सा फैक्टर लगाते हैं वो आइडेंटिफाई करना सीखें। क्योंकि मैंने आपको बोला वही 6 टाइप में से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको जब भी क्वेश्चन है डायरेक्टली ऑर्डर बनाने मत लग जाना। पहले हमेशा टाइप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि वो 6 टाइप में से कौन से टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, है ना। यहां पर ध्यान देंगे बेटे सब लोग। 4th 5th 6th 7th केस को ट्राई कर रहे हैं। एक बार देखते जाइएगा जो लॉजिक आपने सोच रखा है क्या वो अकॉर्डिंगली जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले आप हमेशा क्या करेंगे बेटा? टाइप आइडेंटिफाई करेंगे। लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या अभी शक्ल देखकर, सिंबल देखकर कम से कम ये आपको लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे बेटा? दिख रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने बोला आई के क्वेश्चन को आपको सिंबल देखकर सॉल्व नहीं करना है। क्या देख के सॉल्व करना है? कॉन्फ़िगरेशन देख के। लेकिन जब I1 का क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो जो सिंबल है वही कॉन्फ़िगरेशन भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है। जो वो सिंबल और कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मैटर है ना, वो जनरली I2, I3, I4 में होता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। I1 तक अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है,
इसीलिए आप सिंबल से भी कर दोगे तो भी काम चलेगा, बट अपन पैटर्न को फॉलो करेंगे। लिथियम 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, बेरिलियम 2s2 है, नाइट्रोजन 2p3 है और ऑक्सीजन 2p4 है। I1 का मतलब क्या हो गया? विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। यहां भी आइए 3s2 3p1 3p3 3p4 विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। I2 का मतलब क्या हो गया? रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। एंड I3 का मतलब हो गया रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। आइए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते 4, एक निकल गया, बचे कितने? 3 मतलब लिथियम वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा 2s1। बोरॉन के पास इसी के जस्ट बाद आता है तो यहाँ 2s2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 2p2 बन गया, और ये उसके बाद आता है तो 2p3 बन गया। ये हमने लिख दिया। यहां से याद करें 3D सीरीज का हमने I1 I2 और I3 तीनों का ऑर्डर लिखा हुआ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो 3D1 बनता है, 3D2 बनता है, 3D3 बनता है, 3D4 बनता है और 3D5 बनता है। ये तो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आप देखो जरा कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जब हम बात करें तो क्या ये एलिमेंट आपको सिंबल देखकर सेम पीरियड के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? बेटा दिख रहे हैं, सिंबल से तो सेम पीरियड दिख रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को भी जरा देखें, क्या सभी का कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड पीरियड आ रहा है? बेटा हाँ, मतलब ये सेम पीरियड के। क्या इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में भी सेकंड पीरियड आ रहा है? हाँ, मतलब अभी भी ये सेम पीरियड के हैं। क्या इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में बेटा थर्ड पीरियड आ रहा है? हाँ, और इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में भी थर्ड पीरियड या थर्ड शेल आ रहा है। इसका मतलब अभी ये सेम पीरियड के हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद भी। अब देखो सेम पीरियड में हमारे पास जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगाना होता है। क्या लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है या नहीं बढ़ता? बेटा बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो IE भी बढ़ेगी। अभी देखो ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई बढ़ना चाहिए, और आई बढ़ना चाहिए तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना। यहां पर भी देखें लेफ्ट टू राइट अगर आई बढ़ती है तो आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट बढ़ने का होना चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट आई बढ़ती है तो लेफ्ट टू राइट आई बढ़ने के हिसाब से ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था, और लेफ्ट टू राइट यदि आई बढ़ती है तो आई के बढ़ने के हिसाब से ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए, क्या लेफ्ट टू राइट में सिर्फ आई ही एक मतलब जेड इफेक्टिव ही एक फैक्टर है, या कहीं पर एक्सचेंज भी हुआ करते थे? यस। और सेकंड और थर्ड पीरियड में और इवन फोर्थ पीरियड तक हमने बात कर रहा था कि S2P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा। अब उसको ढूंढिए जरा, क्या यहां पर S2 दिख रहा है? बेटा हाँ, लेकिन P1 नहीं है। इसका मतलब एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मैंने बोला था S2 का एक्सचेंज केवल और केवल P1 से होगा। S2 को और बाकी से मत बदल देना, क्योंकि Z इफेक्टिव कई बार बढ़ चुका होगा। क्या P3 का एक्सचेंज किसी से होता है क्या? हाँ। किससे होता है? P4। क्या दोनों दिए हुए हैं? हाँ, तो इनका ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, नाइट्रोजन यहां आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, लेफ्ट टू राइट आई बढ़नी चाहिए, उसके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन S2 का एक्सचेंज किसके साथ होता है? P1 दिया नहीं है। और P3 का एक्सचेंज किसके साथ होता है? P4 दिया नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, जो ऑर्डर बनना था वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए, S2 का एक्सचेंज किसके साथ होता है? P1 घुमा दीजिए, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, या एल्यूमिनियम आएगा या मैग्नीशियम आएगा। और P3 का एक्सचेंज किसके साथ होता है? बेटा P4, तो यहां सल्फर, यहां फॉस्फोरस आ जाएगा। और इसमें कोई चेंज होता नहीं है, याद करिएगा, इसमें चेंज होता था मन के बाद, क्योंकि D5 एक स्टेबल है और उसके जस्ट बाद अगर एक अनस्टेबल आता तो ऑर्डर क्या हो जाता? एक्सचेंज हो जाता। बट यहां पर कोई है नहीं, इसलिए ये ऑर्डर एज इट इज रहेगा। चलिए ना, अब ये 4 क्वेश्चन को देखने के बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। और नेक्स्ट टाइप आप देखें तो आपके सामने रैंडम केस को हमने समझने की कोशिश कर रखी है। 5 केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप का केस हमने डिस्कस किया अभी भी। और अब हम आते हैं रैंडम पे। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कल भी आपको कल मतलब परसों वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था IE के लिए अगर रैंडम क्वेश्चन आता तो आप उसको किससे सॉल्व करेंगे? बेटा मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। याद करें, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी, और नॉन मेटल के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी। खैर, अभी आपको कुछ सिंबल दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वेश्चन में कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है कि IE1 चाहिए या 2 चाहिए, तो आप बाय डिफॉल्ट IE1 के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, अब आइए, यहां पर बोरॉन से स्टार्ट करते हैं बेटा। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p1, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p5, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p4। सल्फर के लिए बात करूं तो 3p4 हो जाएगा, आर्गन के लिए बात करूं 3p6 हो जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा, ये 5s2 हो जाएगा। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सेम ग्रुप में आते हैं, आराम से कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब देखो,
पहली बात, क्या ये एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या ये एलिमेंट सेम पीरियड के हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड भी आ रहा है और थर्ड पीरियड भी आ रहा है। क्या ये सेम ग्रुप के हैं क्या? नहीं, अगर सेम ग्रुप होता तो सबका P1 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 होता, या सब P5 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 होते, या सब P3 होते, या सब P4 होते। मतलब ये ना तो सेम पीरियड है, ना तो ये सेम ग्रुप है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट ये हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? चार्ज ही नहीं है। अब बचा कौन सा? दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। दो ग्रुप है नहीं इसमें, चार ग्रुप है। P1 ग्रुप 13, P3 ग्रुप 15, P4 ग्रुप 17, सॉरी 16, ग्रुप 7। तो ये दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप के भी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में जाएगा बेटा? रैंडम कैटेगरी में। आइए पहले अगले वाले को भी देख लेते हैं। अगले वाले में आप देखो, सेम पीरियड तो ये नहीं है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है। सेम ग्रुप भी ये नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि S2 है, ये P6 है, ये P4 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 18 है और ग्रुप 2 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट स्पीशीज है नहीं, समझ में आता है। और दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप नहीं, क्योंकि इसमें तीन पीरियड है, थर्ड पीरियड भी है, फोर्थ पीरियड भी है, फिफ्थ पीरियड भी है। तो दो पीरियड का मैटर ही नहीं, यहाँ तो तीन पीरियड आ रहे हैं, मतलब ये भी रैंडम वाले कैटेगरी में जाएगा। अब रैंडम वाला क्वेश्चन जब भी आ गया आईई में, तो उसको सॉल्व किससे करना है बेटा? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जनरली, मैं आपको बोलूं, बच्चे दो फैक्टर याद करके जाते हैं ना, कि लेफ्ट टू राइट आया तो हम लोग क्या लगाएंगे? जेड इफेक्टिव, और कुछ आया तो हम लगा देंगे शेल नंबर। आप जब इसमें शेल नंबर लगाने जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा बेटा। ध्यान सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप बताओ, इसमें अगर शेल नंबर लगाओगे तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों का शेल नंबर कम है, इन दोनों का शेल नंबर क्या है? ज्यादा। अगर किसी का शेल नंबर कम है तो उसकी आई क्या होनी चाहिए? ज्यादा। मतलब आप जिस रिजल्ट पे पहुंचोगे वो ये होगा कि बोरॉन और फ्लोरीन का आई ज्यादा और फास्फोरस और सल्फर का आई कम, और फिर फास्फोरस सल्फर को आपस में बनाओगे और बोरॉन फ्लोरीन को आपस में बनाओगे। लेकिन ऑर्डर ऐसा नहीं है। इस ऑर्डर में बोरॉन सबसे पीछे आएगा और फ्लोरीन सबसे आगे आएगा। दोनों बोरॉन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एक मिनिमम पे होएगा और एक मैक्सिमम। तो आप अगर शेल नंबर से सॉल्व करने जाओगे तो आप बहुत बार गलती करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर लगता कहां पर है। शेल नंबर क्लियरली मैंने आपको बोला है, डाउन द ग्रुप लगेगा, या दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, पी ब्लॉक का जब केस आएगा तब लगेगा। आप चाहे तो उसमें लिख भी ले, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपन ने शुरू में लिखा था ना, 2 और 3 कार्बन सिलिकॉन वाला, उसमें आप लिख भी लो दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप वाले जो केस थे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस क्लास में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज आते से लिखा था, वहां पर लिख ले, है ना, नोट बना के। इन केस ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप्स, in case of two adjacent period and two adjacent groups of P block, in case of two adjacent periods and two adjacent group of P block for IE, use shell number. In case of two adjacent period and two adjacent group of P block for IE, यूज शेल नंबर। मतलब ऐसे केसेस में आपको क्या यूज करना है बेटा? शेल नंबर, और वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, शेल नंबर दो जगह काम में आ रहा है, एक तो डाउन द ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप की, वो भी कब? जब पी ब्लॉक का होगा। एस ब्लॉक में कहानी अलग होगी। एस ब्लॉक में जैसे रेडियस का ऑर्डर जिगजैग जिगजैग उल्टा एन होता है, वैसे आई का ऑर्डर भी कुछ अलग होता है, वो अभी नहीं बता रहा हूं, वो जब मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने अभी फिलहाल में लिखे हुए हैं बेटा, ये एम सॉरी मेंस में, जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। एक बात बताओ, रैंडम कैटेगरी है ये तो हमको समझ में आ गया, और रैंडम कैटेगरी को जेड इफेक्टिव, शेल नंबर या फिर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल से सॉल्व करना है बेटा। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। अब इसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये क्या होता है बेटा? मेटलॉइड। मुझे बताइए बोरॉन क्या है? मेटलॉइड है। मैं मेटलॉइड बोलता हूं, एनसीईआरटी नॉन मेटल बोलता है। दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, काम चल जाएगा, बट इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी मेटलॉइड से मैच होती है, तो आपको समझना आसान रहेगा। ये तीनों नॉन मेटल है बेटा, आराम से देख ले। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते के राइट हैंड साइड पे ये पढ़ते हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल। अच्छा मुझे बताइए, मेटलॉइड और नॉन मेटल में से किसकी आई कम और किसकी आई ज्यादा? मेटलॉइड की आई कम, मेटलॉइड की आई कम, मतलब बोरॉन मिनिमम, और नॉन मेटल की आई ज्यादा। अब बात ये आती है कि सर इन तीनों में से अगर कोई एक मेटल होता, एक मेटलॉइड होता, एक नॉन मेटल होता, तो हमारे लिए ऑर्डर बनाना बहुत आसान होता। लेकिन अभी तो तीनों ही नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल है। अब अगर तीनों ही नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में कैसे कंपेयर करेंगे? तो बेटा उसको कंपेयर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तीनों नॉन मेटल है, पर तीनों में से किसी ना किसी का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा।
और किसी ना किसी का नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आई भी ज्यादा होगा, और जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा उसका आई भी कम होगा। तो अब हमें इनको नॉन मेटालिक कैरेक्टर ट्रीट करना है या चेक करना है। मुझे बताइए, सेकेंड पीरियड में बोरॉन आया, बोरॉन के बाद इधर कहीं जाके फ्लोरीन आता है, और थर्ड पीरियड में इधर कहीं फास्फोरस आएगा, इधर कहीं सल्फर आएगा, और ऐसे आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी बोरॉन की जो कहानी थी, पिक्चर थी, वो तो अपन ने समझ ली। बचे कौन? ये तीनों नॉन मेटल बचे जो प्योर नॉन मेटल है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब जिसको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी आगे इसी चैप्टर में आप ये बात पढ़ेंगे जब EN वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक जनरलाइजेशन है, आराम समझ में आ जाएगा। याद करें पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन हमने बालिका सीता गीता वाला पढ़ा था, इस तरफ कौन आते हैं? मेटल, बालिका सीता गीता हो गए मेटलॉइड, और उस तरफ कौन आते हैं? नॉन मेटल, मेटल मेटलॉइड नॉन मेटल। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये पॉइंट हमने यहां लिखा है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से क्या सबसे राइट में फ्लोरीन आ रहा है बेटा? हाँ, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा बेटा? फ्लोरीन का। जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसका आईई भी ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, इन दोनों में से किसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सल्फर का, ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का, इन दोनों में से। तो ऑर्डर के हिसाब से फास्फोरस और सल्फर का ऑर्डर ऐसा बनना चाहिए, लेकिन क्या ये P3 और P4 है या नहीं है बेटा? है। जहां पर एक्सचेंज होता है वहां पर एक्सचेंज होगा ही होगा। आप दुनिया का कोई भी फैक्टर लगा रहे हो, लेकिन अगर एक्सचेंज वाले केसेस हैं तो एक्सचेंज जरूर परफॉर्म करना है। तो P3 P4 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू Z इफेक्टिव, या ये जो मेटालिक नॉन मेटालिक की अपन बात कर रहे हैं। तो P3 P4 में क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फैक्टर लगा रहे हो, पहले से लेकर छठे तक कोई भी केस है, कोई भी फैक्टर लगा रहे हैं, लेकिन S2P1 यदि दिख रहा है तो एक्सचेंज करना ही है। P3 P4 यदि आपको दिख रहा है तो उसको भी एक्सचेंज करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले केस पे आइए। सल्फर, आर्गन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख के दे दिया, रैंडम कैटेगरी हमने पहले भी बात कर ली। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा Z इफेक्टिव से, शेल नंबर से, या मेटल मेटलॉइड नॉन मेटल से, मेटल मेटलॉइड नॉन मेटल। अब इनको देख के बताइए, यहां पर क्या कैल्शियम और स्ट्रोंशियम S ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा? हाँ। और ये दोनों P ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा? S ब्लॉक के तो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल। और वैसे भी सिंबल से ही समझ में आ जाएगा, इतना तो आता ही है। सल्फर और आर्गन, क्या ये बालिका सीता गीता में से उसके राइट हैंड साइड के बेटा? राइट हैंड साइड के, मतलब ये क्या है बेटा? नॉन मेटल। अच्छा, आई की जब मैं बात करता हूं तो मेटल की आई कम और नॉन मेटल की आई ज्यादा, मतलब इन दोनों की आई कम होगी और इन दोनों की आई ज्यादा होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, अपन मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। एक बात बताओ, कुछ ना कुछ हिंट रहता है ना, दोनों की आई कम है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम यहां आएगा और सल्फर आर्गन यहां आएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। और डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होती है, मतलब इनमें से कम कौन होगा बेटा? स्ट्रोंशियम, और ज्यादा कौन होगा बेटा? कैल्शियम। ये मेटल आ गए पीछे। अब नॉन मेटल पे जाइए तो कुछ ना कुछ हिंट होगा, क्या ये सेम पीरियड के है बेटा? हाँ। और सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6, क्या सबसे ज्यादा आई P6 की होगी बेटा? और वैसे भी तो इनर्ट गैस या NP6 कॉन्फ़िगरेशन की आई अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। NS1 दिखे तो सबसे मिनिमम, और NP6 दिखे तो सबसे मैक्सिमम। नोट करने से चलिए बेटा, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये जो 8th और 9th वाला केस है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 10th और 11th वाले केस पे। सबसे पहले 10th वाला केस देखते हैं। आपको एक रैंडम केस अगेन दिया गया है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और बोला है इसका IE4 निकालना। IE4 निकालने का मतलब है रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब आपने जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 5। और बोरॉन का एटॉमिक नंबर अगर 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 2। 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते, 3 आपने निकाल दिए, बचे 10। 10 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2p6। और नाइट्रोजन फास्फोरस में 7 में से 3 निकाले, 4 बचे, मतलब बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और फास्फोरस में 15 में से 3 निकाले, 12 आएगा। 12 का मतलब है मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, तो इतना देखकर समझ में आ रहा है, इसमें आप कैटेगरी समझने की कोशिश करिएगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर आप सिंबल से भी सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल के, तो भी इतना समझ में आ रहा है कि ये सेम पीरियड तो नहीं है, ना ही ये सेम ग्रुप है, ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज है। अब दो जगह पर प्रॉब्लम आएगी, दो मतलब केस नंबर 5 और 6 की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये दोनों और ये दोनों सेम, मतलब दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड के एलिमेंट है या नहीं है बेटा? है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है।
एडजेसेंट का मतलब एक के बाद एक, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 नहीं है बेटा, ये ग्रुप 15 है, ये एडजेसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगा? रैंडम वाली कैटेगरी में जाएगा। रैंडम वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल से। अब जब आप मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल सॉल्व करने जाओगे तो ध्यान सुनना, आप सिंबल देखकर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल मत कर देना कि आप बोलो कि बोरॉन है सर मेटलॉइड, एल्यूमिनियम है सर मेटल, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस है नॉन मेटल। नहीं, ये आप सिंबल देख के सॉल्व कर रहे हो। आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है ये डिसाइड करिए। बताइए 1s2 क्या हीलियम होता है कि नहीं होता बेटा? होता है। 2p6 कौन होता है? नियॉन। ये दोनों नॉन मेटल है। और 2s2 बेरिलियम है, और 3s2 मैग्नीशियम है, ये मेटल है। मेटल की आई कम और मेटल की आई ज्यादा। अच्छा, वैसे भी इन चारों में आप देख के बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है कि जो 1s2 दिख रहा है उसका आई तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, तो बोरॉन तो अपन मैक्सिमम पे चिपका देंगे। इनर्ट गैस का आई अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, और ये कौन से पीरियड का? सेकंड। तो अपने पीरियड में इसका आई सबसे ज्यादा, और थर्ड से भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि थर्ड का जो इनर्ट गैस होगा वो 3p6 होगा। तो 3p6 से ज्यादा तो 2p6 होता है। और तो आप बताइए 2s2 और 3s2 की बात कर रहा हूं, तो डाउन द ग्रुप जा रहा हूं बेटा, डाउन द ग्रुप आई कम होती है। मतलब यहां पर आएगा नाइट्रोजन और यहां पर आएगा फॉस्फोरस, ये ऑर्डर बन रहा है। और इसको आप मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल से सॉल्व करोगे तो भी यही ऑर्डर बनेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स की आई ज्यादा। अब नॉन मेटल में कंपेयर कर लीजिए, हीलियम और नियॉन में हीलियम की आई ज्यादा और नियॉन। और इन दोनों को जब आप देखेंगे तो एक बेरिलियम एक मैग्नीशियम है, बेरिलियम की आई ज्यादा और मैग्नीशियम की आई कम। तो ये उससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे बढ़ता हूं अगले केस की तरफ, लिथियम सिलिकॉन आयोडीन। आप अगेन देखेंगे तो ये रैंडम वाला कैटेगरी है बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5p5। और आपको बोला इसका आई का ऑर्डर बनाइए, तो सबसे पहले मैंने बोला बच्चे क्या करते हैं? शेल नंबर लगाने लग जाएंगे। सेम पीरियड ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है। शेल नंबर आप लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा? जिसका शेल नंबर सबसे कम उसकी आई सबसे ज्यादा, ऐसा कर दोगे आप। और जिसका शेल नंबर सबसे ज्यादा उसका आई सबसे कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है बेटा? मेटल। ये क्या है बेटा? मेटेलॉइड। और ये क्या है बेटा? नॉन मेटल। और मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल में किसकी आई ज्यादा होगी? नॉन मेटल की उससे कम, मेटलॉइड की उससे कम। जिसका शेल नंबर कम है उसकी आई भी कम दिख रही बेटा, क्योंकि हर जगह शेल नंबर काम नहीं करता। याद करिए, शेल नंबर आपको सही जानकारी नहीं देता। ऐसा हमने साइज में भी पढ़ा था जब हमने लिथियम और आयोडीन का साइज कंपेयर करता। मैंने बोलता अल्कली मेटल के साइजेस बहुत बड़े होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे साइजेस होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको शेल नंबर देखकर पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में किसका साइज ज्यादा है किसका साइज कम है। और इसीलिए शेल नंबर कहां लगाना है? या तो सेम ग्रुप में, या दो एडजेसेंट पीरियड, और दो एडजेसेंट ग्रुप वो भी पी ब्लॉक में स्पेशली, है ना, वो हमने डिस्कस किया हुआ। चलिए नोट करने से अब आते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन भी बता देता हूं आपको, एक साथ लिख लेना सारी बातें। आई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद 6 टाइप के जो कैटेगरीज हो सकती थी वो सारी कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी। एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, 4 एप्लीकेशन पढ़ने हमें आई के, जिसमें से पहला एप्लीकेशन आपके सामने है, और वो एप्लीकेशन कौन सा बेटा? मेटालिक कैरेक्टर। अब एक बात बताइए, 6th क्लास से आप मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की? लूज करने। कोई भी स्पीशीज, है ना, मतलब आपको एक बोल दिया कि एक स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है, और बोला ए जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बी बाद में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो मेटालिक कैरेक्टर को अगर आपको चेक करना है कि भाई किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा। अच्छा, अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ए और बी को दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ए को थोड़ी सी एनर्जी दी और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और बी को एनर्जी दी, बोले मैं लूज नहीं करूंगा और एनर्जी दो, मांगेगा और मांगेगा, बोले और एनर्जी दो दो दो, तब जाके लूज करेंगे। तो दोनों में से इसकी आई कम है, कम एनर्जी ली इसने, और इसकी आई ज्यादा, और दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले लूज कौन करेगा? ए। तो इसका मतलब है जिसकी आई कम है वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जिसकी आई कम वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब आई और मेटालिक कैरेक्टर रिलेशन इनवर्स रिलेशन है बेटे। तो जिसका आई कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, या फिर ऐसा बोलो जिसकी आई ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम। और हम जानते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है ना, और रेडियस बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगी, और आई कम होगी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, यही बात हमने यहाँ लिखी है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप जाने पर Ie डिक्रीज होती है, Ie कम होगी। तो बताइए इनमें से लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बेटा सीजियम, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। नोट करेंगे इसे, इसके बाद इसमें कुछ डिस्कशन और करना है, चले यहां तक चले, है ना। अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर वाला पॉइंट बेटा हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं कि इस पे हमें डिस्कशन करना है। अब ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान सुनो। रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर सुना है कभी? बचपन में 10 से पढ़ते आ रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं आप। पहला चैप्टर जो आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 साइंस, एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें 5 तरह की रिएक्शन आपको बताई जाती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, फिर रेंसिडिटी, करोजन, चैप्टर खत्म, ठीक। अब आगे बात करें उसमें रिडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप जानते हैं कि 2 पार्ट में रिडॉक्स को ब्रेक किया जाता है। नाम ऐसे है, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की यदि हम बात करें तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन के गेन और लॉस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, अपन ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, अपन ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और घटने के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, और एक अपन इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। फिलहाल में आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को, यहां पर जो मैंने ब्लॉक्स बनाए उसमें सेंटर वाला ब्लॉक देखिएगा तो आपको वहां पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दिखेगा। मतलब यहां हम इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की मदद से भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन का लॉस किस बात को रिफर करता है, ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को? अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को याद होता है क्योंकि 10 से वही पढ़ते आते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली भी बात समझ में आ जाती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो रिडक्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन में पता नहीं, गेन लॉस में थोड़ा बहुत कभी कोई कंफ्यूज होता है, तो इसके लिए ध्यान रखना, एक टर्म होती है, एक लाइन होती है, लियो सेज गर। क्या बोला मैंने? लियो, LEO, लियो सेज गर, GER। लियो एक कुत्ता या शेर, जो भी समझ ले आपके हिसाब से, जो गुर्राता हो। अब कुत्ता गुर्राता है तो कुत्ता मान ले, और शेर गुर्राता है तो शेर मान ले, जो आप समझते हो। गर मतलब गुर्र, ऐसा कर रहा है, गुर्रा रहा है, ठीक है ना। लियो सेज गर, लियो का मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और गर का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब आप बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? बेटा लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो है ये, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताइए सबसे पहले लिथियम से सीजियम जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? बेटा सीजियम। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां पर Ie लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? बेटा लगा रहे हो। और Ie आप कौन से फेज में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब ये सारी जो कहानी अभी हम समझ रहे हैं ये गैसियस फेज के लिए है। एक्वस सॉल्यूशन आते ही कहानी बदल जाएगी। 2 तरह के पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आता है आपको, एक आता है गैसियस स्टेट को लेकर और एक एक्वस फॉर्म को लेकर। गैसियस में हमेशा Ie काम करेगा, कौन काम करेगा? Ie। और एक्वस में हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम करती है, ECS काम करती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि जब हम आगे पढ़े एस ब्लॉक वगैरह तो आपको पता रहे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी शायद आपका चालू नहीं हुआ है तो ECS आपको पढ़ाई जाएगी, या तो अगर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले चालू कर देंगे तो सर बता देंगे, वरना अगर मैं एस ब्लॉक पे पहले पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, जो भी है देख लेंगे वो, है ना। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर आप देखिए सीजियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब लिथियम और सीजियम में से जल्दी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? बेटा सीजियम का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है। मेरे हिसाब से इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सीजियम का सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब सीजियम का सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं, लिक्विड या गैसियस? गैसियस। गैसियस फॉर्म में इन सब में से जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है दैट इज सीजियम। अब यही क्वेश्चन आपको गैसियस के बदले अगर एक्वस बोल दे तो उल्टा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व किससे करना पड़ेगा, Ie से या ECS से? ECS। एक्वस आते ही, पानी में जाते ही ECS काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा, ECS काम आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ाई जाएगी, जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता हो तो उसमें अपन हाइड्रोजन के नीचे छापा बोलते हैं और ऊपर लिथियम से शुरू होती है वो सीरीज। तो लिथियम उसके सबसे ऊपर आता है बेटा,
और जो सबसे ऊपर आता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो नीचे आता है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कैटेगरी उसमें बताई जाएगी आपको जब पढ़ाया जाएगा, अभी मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको। तो लिथियम वहां पर उस सीरीज में सबसे टॉप पे आता है। तो अगर आपसे पूछे कि गैसियस फॉर्म में इन पांचों में से सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सीजियम, क्योंकि गैसियस में आप आईई से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक्वस को लेकर आए तो आप आई नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे, ईसीएस। और ईसीएस के हिसाब से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, लिथियम। ये आपको बताया जाएगा, और ईसीएस कैसे काम करेगा वो सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, है ना। अब ये दो बातें हो गई। सर आपने बोल दिया ठीक है, गैसियस दिया तो आई लगा लेंगे, मान लिया आपकी बात। एक्वस बोल दिया तो ईसीएस लगा लेंगे, मान लिया आपकी बात। बिल्कुल सर, ऐसा हो गया अगर कि कोई स्टेट ही नहीं दिया कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसियस है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं है, तो आप एक्वस मान के सॉल्व करोगे। क्या मान के सॉल्व करोगे, एक्वस। क्या मान के सॉल्व करोगे, एक्वस। क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, strongest reducing agent in gaseous state amongst the following. Strongest reducing agent in gaseous state amongst the following. ऑप्शन लिखेंगे, पहला लिथियम, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे सोडियम, लिथियम सोडियम, अगला लिखे पोटेशियम, और लास्ट लिखे सीजियम। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सीजियम। और रीजन क्या हो जाएगा, काय से सॉल्व किया आपने इसको, ईसीएस से, आई से। आई आप साइड में लिख भी लेना नोट बना के, इन गैसियस स्टेट यूज आईई, ये लिख लेना, इन गैसियस स्टेट यूज आईई। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस गैसियस के बदले एक्वस कर लीजिएगा, और ऑप्शन भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन सेम रहेंगे, बस गैसियस के बदले एक्वस हो जाएगा। इस बार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लिथियम। और ये अभी हम लोगों ने समझा नहीं है, बस मैंने आपको बताया अभी फैक्ट कि लिथियम उस ईसीएस में कहां आएगा बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। तो वो हम लोग जब ईसीएस वगैरह पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा ना। अभी बस आप नोट कर लें ताकि आपको ये डिफरेंशिएट रहे कि भाई दो मीडियम अलग होने से रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी भी बदल सकती है। ठीक है, और आप लिख लेना नोट बना के, इन एक्वस फॉर्म यूज ईसीएस, इन एक्वस फॉर्म यूज ईसीएस। चले बेटा, है ना। अब ये पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने समझा। पहले एप्लीकेशन के बाद आते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, और सेकंड एप्लीकेशन जो आपके सामने वो क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेटा ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। ठीक है, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पहले पूछे जा भी चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी एक पैराग्राफ लिखता है, पैराग्राफ में पहले बता देता हूं फिर समझते हैं। एनसीईआरटी लिखता है, as we move down the group in alkali metals and halogens, the reactivity of alkali metal increases, whereas the reactivity of halogens decreases. ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि जब आप अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाओगे तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है, जबकि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है या कम होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता क्यों है। एक बात बताइए मुझे, अल्कली मेटल्स जो है ये मेटल वाला ग्रुप है या नॉन मेटल वाला ग्रुप है? मेटल वाला। ये सारे मेटल्स तो है इस ब्लॉक में, सारे के सारे मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और हेलोजन मेटल है या नॉन मेटल बेटा? नॉन मेटल। अच्छा, किसी भी चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा कब होगी? जब उसमें खुद का कैरेक्टर या खुद की डोमिनेंसी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर मेटल को ज्यादा रिएक्टिव होना है तो मेटल में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। या बोल दूं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। अगर मुझ में रिएक्टिविटी ज्यादा होनी तो मुझ में मेरे कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए, ये सीधी सी बात है। तो कोई भी चीज ज्यादा रिएक्टिव कब होगी? जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा। तो मेटल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेटल में मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, और नॉन मेटल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, आइए इसी बात को यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप देखो यहां पर हमने हेडिंग में क्या लिखा है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मैं नॉन मेटल यहां नहीं लिखा है, मैंने मेटल के रिस्पेक्ट में बात करी। नॉन मेटल तो अपन बस कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। अब देखो यहां पर एक बात लिखी है, आईई कम होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा भाई? मेटल में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। अभी हमने डिस्कस करा था डाउन द ग्रुप जाने पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होगी, आई डिक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटल में खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। और अगर मेटल में खुद ही का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए लिथियम से सीजियम की जब हम बात करेंगे तो सीजियम विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लिथियम, और ये बात एस ब्लॉक में आप बार बार पढ़ेंगे, ये एस ब्लॉक में बार बार बातें आएंगी आपके सामने। लिथियम पानी से नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, बहुत धीरे कर रहा होगा, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाइग्रस रिएक्शन दिखाते हैं, एक्सप्लोजन दिखाते हैं, इस तरह की बातें आएंगी हमारे सामने। यहां पर आइए नॉन मेटल पे आइए। नॉन मेटल की यदि मैं बात करूं तो अब एक बात बताओ, क्या यहां पर भी टॉप टू बॉटम जाने पर आईई कम होता है या नहीं होता? होता है भैया। ये ग्रुप और ये ग्रुप विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है, टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आई कम होगी। यहां भी आई कम हुआ, यहां भी आई कम हुआ। आई कम हुआ तो बेटा यहां पर आई कम होने से क्या हुआ था? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा था। यहां पर भी ऑब्वियसली वही होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका कम होगा और इसका कंपेरेटिवली ज्यादा। पर ये कौन सा ग्रुप है, मेटल का या नॉन मेटल का? नॉन मेटल। तो इसको मेटालिक कैरेक्टर से चेक करने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं। इसको किससे चेक करना पड़ेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर से। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो? और नॉन मेटल्स में जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है? बेटा घट रहा है। इसका मतलब जब खुद में खुद का कैरेक्टर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। मतलब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में अगर आप जाओगे तो फ्लोरीन होगा, और इनमें से लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन जो होगा वो कौन होगा? आयोडीन होगा। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, नोट कर लें। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। चले बेटा ना, ये जो सेकंड वाला एप्लीकेशन आपको लिखाया गया उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बोला एनसीईआरटी बेस्ड वो जो पैराग्राफ है उस पर बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। फॉर अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस, फॉर अल्कली मेटल्स, ये लिख दिया होगा आप ने, नहीं लिखा? हाँ मैंने कहा था बिल्कुल। फॉर अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, for alkali metals and halogens as we move down the group। जब हाँ ये सही, डाउन द ग्रुप डीटीजी, शाबाश। हाँ लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है ना, सही है, ठीक है, बनाते रहो, शॉर्टकट रहने चाहिए। हाँ ठीक ठीक, अब मैं बोल लूं। हाँ, फॉर अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, the trend of reactivity, the trend of reactivity, the trend of reactivity respectively, respectively, पहला ऑप्शन लिखे, increases and increases, increases and increases। दूसरा ऑप्शन decreases and decreases, decreases and decreases। तीसरा ऑप्शन decreases and increases, decreases and increases, and fourth option increases and decreases। कितने समझदार बच्चे हैं, है ना? ऑप्शन देने के पहले आंसर पता चल जाता है, बेवकूफो, नालायक। इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद ये थर्ड एप्लीकेशन आपके सामने लिखा हुआ, पहले छापिए इसको, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। छापने की रफ्तार तूफानी रहनी चाहिए। 2 मिनट का समय, उसके बाद उड़ा दूंगा मैं सारा। समय शुरू होता है अब। तो मैं बता रखा, पहले मैं उल्टा इरेज करता हूं। बताऊं कैसे? ऐसे। टाइम इज ओवर, मैं तो बता दिया आपको, आपने नहीं लिख पाए मतलब आपका एग्जाम में पेपर छूटेगा। चलो इधर ध्यान दो, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान समझना है ना, क्या क्या केसेस दे रखे हैं आपको। यहां पर अभी जो ये थर्ड और फोर्थ वाला जो एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, दोनों लगभग सेम एप्लीकेशंस है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग। एग्जाम में क्या करता है आपसे, जैसे हम लोग जानते हैं कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, खासकर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक, पी ब्लॉक की भी यदि हम बात करें तो वेरिएबल स्टेट हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 13।
या सोडियम है तो सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो हम ये बोलते हैं कि सोडियम ये 0 स्टेट होगी इसकी, ऐसा बनाया तो +1 स्टेट हो गया, ऐसा बनाया तो +2 स्टेट हो गया, ऐसा बनाया तो +3 स्टेट हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए, सोडियम नेचर में जब आपको आयन बनाता हुआ दिखता है तो वो कौन सा आयन बनाता हुआ दिखता है? Na+, इतना सबको पता होना चाहिए, 9 क्लास में पढ़ी हुई बात है आपने, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन प्लस Cl0, Cl+2, Cl-1, Cl-2, Cl-3, क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है नेचर में? Cl-। कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके कई डिफरेंट स्टेट शो कर सकता है, लेकिन वो हर स्टेट शो करना नहीं चाहता, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जाकर रहना चाहता है, क्योंकि वहां पर वो क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल। अब एक बात बताइए, सोडियम ने तो Na+ बनाया, एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनियम +1 बनाता है कि +2 बनाता है कि +3 बनाता है? +3। क्यों बनाता है ये +3? क्यों बनाता है ये +1? क्यों बनाता है ये -1? क्यों बनाता है ये -2? रीजन है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहता है। बचपन से स्टेबिलिटी की एक ही परिभाषा है आपके लिए, वो है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीशन। यही बात हम करते हैं। तो मुझे बताइए, क्या Na+ होते ही ये 2,8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2,8,8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एल्यूमिनियम +3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,8 हो गया। ऑक्सीजन -2 है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,8 हो गया। तो आप देखें, कोई भी एटम या कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके आयन बनाता है तो वो वेरिएबल स्टेट दिखा सकता था, और होता है कि दिखाता भी है, कई बार दिखाता है। लेकिन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट वो होती है जहां पर वो किसको अचीव करता है बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा मुझे बताइए, Cl+2, Cl+1, Cl-2 वाले में इन सबको देखकर बताइए, इनमें से Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? किसका होगा? क्यों होगा? अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ना। हाँ, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। अरे हाँ, ये भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम है, ये भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ। क्या Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसका होगा? हाँ। क्या Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसका होगा? क्या Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसका होगा? लेकिन अगर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है पर ये सबसे स्टेबल हो, ये हमेशा जरूरी नहीं। अब देखो, यहां तो सही है, Z इफेक्टिव ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा, तो इससे ज्यादा भी तो Z इफेक्टिव हो सकता। अरे एल्यूमिनियम के पास तो 13 इलेक्ट्रॉन है, निकालते जाते Z इफेक्टिव बढ़ता जाता। आप देखो, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है लेकिन स्टेबल ये है, और वैसे ही इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है लेकिन स्टेबल ये है। इसका मतलब एक बात समझनी है, डिफरेंट। अभी तक मैं आपको एक चीज बोलते आ रहा था कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आएगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट काम में आता है, और वो क्या होता है? Z इफेक्ट। इस जगह को छोड़कर, क्योंकि यहां पर भी आप देखो, ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन यहां पर जब हमें स्टेबिलिटी निकालनी होती है तो स्टेबिलिटी में Z इफेक्टिव काम नहीं आता है। स्टेबिलिटी डिसाइड होती है कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे। जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी निकालनी होगी, आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा? कॉन्फिगरेशन का, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का इस्तेमाल करना होगा। डू नॉट यूज Z इफेक्टिव, क्योंकि अगर आपने यहां Z इफेक्टिव लगाया तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखेगा बेटा? Cl+2। आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखेगा? Al+3। आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखेगा? Na+3। वो गलत है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए करता है, और ऐसा डी ब्लॉक में खासकर होगा। डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तब भी ये बात आएगी, क्योंकि वहां क्रोम या मैंगनीज, वहां ज्यादा ये पॉइंट काम में आएगा, क्योंकि वहां पर हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो वहां हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उन्हें क्या माना जाता है बेटा? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर कॉन्फिगरेशन। खैर, आइए अब इसमें बात करता हूं मैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक एलिमेंट देगा, उसके हो सकता है 2 स्टेप दे, 3 स्टेप दे, 4 स्टेप दे। मैंने 3 बता दिया आपको, मेनली 2 ही स्टेप आते हैं, बट 3 से अपन समझ लेते हैं कि कभी 3 वाला आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। उसमें आपको 2 या 3 स्टेप देगा, और 2 या 3 स्टेप देकर आपसे पूछेगा कि बताइए इस एलिमेंट का, सपोज ये एलिमेंट कोई होता, सोडियम होता या एल्यूमिनियम होता या कुछ होता, और कुछ नहीं दिया तो ABC कुछ करके देगा, और आपको उसके I1, I2, I3 के वैल्यूज भी गिवन रहेंगे। और वो वैल्यूज गिवन रहेंगे किसमें बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें गिवन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
जहां पर क्वेश्चन में आपको आई का वैल्यू गिवन होगा और जहां पर आई का वैल्यू गिवन नहीं होगा। अगर आई का वैल्यू नहीं दिया है तो फिर एलिमेंट देगा, फिर एबीसीडी नहीं लिख सकता, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे? तो अगर आई का वैल्यू नहीं दिया तो फिर सिंबल देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की बात कर रहा है या सोडियम की बात कर रहा है या मैग्नीशियम की बात कर रहा है, और फिर आप क्या देखोगे? कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे और कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आई का वैल्यू दे रखा है तो उसे एलिमेंट का सिंबल लिखने की भी जरूरत नहीं, लिखना सकता है लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आई का वैल्यू दे रखा है। अब अगर आई का वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू, गिवन वैल्यू से कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम यहां पर पॉइंट समझ रहे हैं। जब वैल्यू दिया हो कैसे सॉल्व होगा, जब वैल्यू ना दिया हो कैसे सॉल्व होगा, दो क्वेश्चन हम लोग यहां पर फ्रेम करेंगे। पहली बात, मान लो एक एलिमेंट ए है, इसको जब आपने पहली आई दे दी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बेटा? +1। जब आपने इसको दूसरी आई दे दी, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और +2 में आ गया, एक और आई दे दी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और स्टेट कौन सा आ गया बेटा? +3। अगर मैं बोलूं I1 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होती है वो +1 होती है, I2 के करस्पॉन्डिंग +2 होती है, और I3 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट बनती है वो क्या बनती है? +3। ठीक, आगे सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये 2 दिया है या ये 3 दिया है तो आपको क्या निकालना होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आईईज। अब अगर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आईईज हम लोग निकाल रहे हैं, सक्सेसिव का मतलब बना पर दिया था, तो आप डिफरेंस निकालोगे तो या तो I2 और I1 का डिफरेंस निकलेगा या I2 और I3 का डिफरेंस निकलेगा। हमेशा हायर माइनस लोअर करना है। सक्सेसिव आई बढ़ती है, ये ज्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा, ये कम होगा, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो I2 माइनस I1 या फिर I3 माइनस I2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू आपको गिवन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा आई का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अब अगर वो वैल्यू, दो पैरामीटर्स है, या तो वो वैल्यू 16 के बराबर या 16 से ज्यादा ही आएगी, और या तो वो वैल्यू 11 से कम या फिर 11 के बराबर, बीच में नहीं आता, कभी भी नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी डिटरमाइंड है पहले से। तो डेल्टा आई आपने निकाला है, यदि वो वैल्यू 16 से ज्यादा आ रही है तो ज्यादा वाले केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उल्टा, जब डिफरेंस ज्यादा है तो लोअर स्टेट स्टेबल होगी, और जब डिफरेंस 11 से कम है तो हायर स्टेट स्टेबल होगी। दूसरी बात समझिएगा, एलओएस का मतलब लोएस्ट और एचओएस का मतलब हाईएस्ट नहीं है। एलओएस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एचओएस का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो एक बात बताओ, इधर समझना, ये 3 है, इधर देखो ध्यान से, ये 3 वैल्यूज है, 1 2 3 स्टेट की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलता कि लोएस्ट स्टेबल होती तो आप 1 2 3 में लोएस्ट क्या बोलते हैं? 1, और हाईएस्ट क्या बोलते हैं? 3। लेकिन अभी मैंने लोएस्ट या हाईएस्ट नहीं बोला, मैंने बोला है लोअर या हायर, मतलब ये कंपेरेबल फैक्टर है बेटा, ये वेरिएबल है। 1 और 2 में लोअर कौन है, हायर कौन है? 2 और 3 में लोअर कौन है? तो जो किसी का हायर है वो किसी का लोअर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कंपैरिजन किस में कर रहे हो। तो ये एलओएस और एचओएस का मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट नहीं है, इसका मतलब है लोअर और हायर। आप जिसका डिफरेंस, देखो आप 2 डिफरेंस निकाल सकते थे, अगर आपने I1 और I2 का डिफरेंस निकाला है और तब ये बात देख रहे हो आप, तो इनमें से लोअर और इनमें से हायर डिसाइड करना है। और यदि आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों में से जो लोअर है और इन दोनों में से जो हायर है वो डिसाइड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करना कि आप डिफरेंस तो इसका निकाल रहे हो और एचओएस आ गया और एचओएस आ गया और आप 3 कर दो, नहीं, 1 2 में से ही लोअर और हायर डिसाइड करना है। और अगर आप 2 और 3 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो 2 और 3 में से ही लोअर या हायर डिसाइड करना है। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करें। देखिएगा, if IE for an element A, if IE for an element A are, if IE for, या IEs कर लीजिए, if IEs for element A are 5 electron volt, 10 electron volt, 45 electron volt respectively, then determine the most stable oxidation state. Then determine the most stable oxidation state. ठीक है, अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, तो इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। आपको एक एलिमेंट ए दिया है जिसको I1 जब आपने दिया तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा? +1। I1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जब आपने इसको I2 दिया जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। और जब आपने I3 इसको दिया तो यहां पर मैंने 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद बोल रखा है, तो ये आ जाएगा A+3 में, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बेटा +3। ये कंडीशन है। अब आपको 3 वैल्यूज दे रखी है, तो सबसे पहले आप सक्सेसिव I का डिफरेंस निकालोगे तो 2 सक्सेसिव I बन सकती है। पहला I1 और I2 का डिफरेंस, और दूसरा I2 और I3 का डिफरेंस। जब आप यहां से डेल्टा I निकाल रहे हो तो बताइए I डेल्टा I कितना आ रहा है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहां चेक करिए, ये 5 क्या है, 16 से ज्यादा है या 11 से कम है बेटा, 11 से कम। इसका मतलब यहां पर कौन स्टेबल होगा, HOS। पर HOS 3 नहीं लेना है, जिसका आप गैप निकाल रहे हो उन्हीं में से डिसाइड करना है। बताइए इनमें से HOS का वैल्यू कितना है, +2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +2। अब आगे बढ़िए, जब आप 2 और 3 का गैप निकाल रहे हो तो 2 और 3 का गैप निकालने पर डेल्टा IE का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 35। क्या ये 16 से ज्यादा वाली कैटेगरी में जा रहा है बेटा, हाँ। और इस केस में स्टेबल कौन होगा, LOS। लेकिन वो LOS किस में से डिसाइड करना है, 2 और 3 में से। 2 और 3 में से लोअर कौन होगा, 2। दोनों से आंसर वही आ रहा है बेटा। ऑप्शन लिख लेना चाहे तो इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन +1, दूसरा ऑप्शन +2, तीसरा ऑप्शन +3, +1 +2 +3, और चौथा ऑप्शन बोथ +2 एंड +3। पहला ऑप्शन +1, दूसरा ऑप्शन +2, तीसरा ऑप्शन +3, और चौथा ऑप्शन बोथ +2 एंड +3। करेक्ट आंसर हो जाएगा +2। दोनों से सॉल्व करने पर +2 ही आ रहा है। तो फिर ऑप्शन भी वैसा दिया जैसे +2 एंड +3, वैसा ऑप्शन होगा। मैं कह रहा हूं ना, एग्जाम में 2 ही देगा बस आपको। मैं तो थर्ड तीसरा वाला तो मैंने करवा दिया आपको, एग्जाम में 2 ही देता है, एक ही स्टेट मिलेगी आपको। अब चलिए आगे बात सुनना है ना, एक बात और समझिए इसमें। हमने ये लिखा कि 11 से कम है और 16 से ज्यादा है, तो जब मैंने बोला गैप ज्यादा होगा तो लोअर स्टेट स्टेबल होगा और गैप कम होगा तो हायर स्टेट स्टेबल होगा, बात ये उठती कि ऐसा होता क्यों है भाई, 11 से कम होता तो लोअर क्यों स्टेबल नहीं है, हायर ही क्यों, इस तरह की एक बात आती है। ठीक है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बात बताइए, अगर हमारे पास 3 स्टेट है बेटा, 1, 2 और 3, ये समझिए एनर्जी का ऑर्डर मैं बना रहा हूं। आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आप किसी एलिमेंट को, ये I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज, ये I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये I3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे जैसे सक्सेसिव I होती है एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, सक्सेसिव I बढ़ती है। अगर हम यहां पर देखें तो +1 स्टेट है, यहां पर देखें तो +2 स्टेट है, यहां पर देखें तो +3 स्टेट है। अब जरा गैप को देखिए, यहां का गैप ज्यादा है और यहां का गैप कम है। अगर ये गैप ज्यादा है, जो कि हम इस बात को कर रहे हैं 16 से ज्यादा है, तो अगर गैप ज्यादा है तो बताइए एलिमेंट के लिए यहां से यहां जाना आसान। इसके मुकाबले देखिएगा, यहां पर गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है, तो यहां पर नीचे और ऊपर में से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा, तो एलिमेंट ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, और एलिमेंट कहां रहने की कोशिश करेगा, नीचे। और नीचे रहेगा तो इसका मतलब है जब गैप ज्यादा है तो लोअर स्टेट पे रहना आसान होता है। तो when the difference is greater than 16 electron volt, then lower oxidation state is much more stable. लेकिन अगर डिफरेंस कम है, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं 11 से कम है, तो इसका मतलब है अगर डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन को या एलिमेंट को यहां से यहां जाना आसान होगा या मुश्किल होगा बेटा, आसान होगा कंपेयर टू दिस। और इसीलिए जब डिफरेंस कम होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिट करना इजी हो जाता है, और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब डिफरेंस कम है तो हायर स्टेट स्टेबल होगी, और जब डिफरेंस ज्यादा है तो लोअर स्टेट स्टेबल होगी। ये पॉइंट यहां पर हमने समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने बोला एक तो क्वेश्चन ये किया जब आई का वैल्यू आपको दिया हुआ था, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है जब आई का वैल्यू ना दिया हो। जब आई का वैल्यू ना दिया हो, ध्यान सुनना, जब आई का वैल्यू ना दिया और किसके बारे में क्वेश्चन आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसको जेड इफेक्टिव से सॉल्व करने की गलती नहीं करें बेटा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन the correct order of stability, determine the correct order of stability for, क्या पूछा गया आपसे यहां पर, स्टेबिलिटी।
इसकी स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम दे रखा है, पर एल्यूमिनियम में अलग अलग स्टेट दे रखे हैं, +1 +2 +3। आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, और क्या यहां पर आई का वैल्यू आपको गिवन है या नहीं गिवन है? बेटा नहीं गिवन है। अगर आई का वैल्यू देता तो आप इससे सॉल्व करते, लेकिन आई का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको किससे सॉल्व करना पड़ेगा? बेटा कॉन्फिगरेशन से। पहले तीनों आयंस की कॉन्फिगरेशन लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या खेल है। पहले आई क्या इनका, सॉरी, कॉन्फिगरेशन लिखें आप तीनों का। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपके सामने लिखी, 3s2, 3s1 और 2p6, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन आई। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना पड़ेगा। तीनों में से सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 2p6, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर्ट गैस। ये बेटा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताइए, 3s1 और 3s2, क्या 3s1 s1 हाफ फिल्ड होता है क्या? याद करिएगा, s1 हाफ फिल्ड नहीं है, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। और अगर मैं S2 की बात करूं तो ये फुल फिल्ड शेल है या सब शेल है? बेटा सब शेल, एस सब शेल भरा हुआ है, शेल नहीं भरा हुआ, शेल में तो ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। ये फुलफिल्ड शेल है, S2p6 ऑक्टेट है। अब इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं बेटा, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उससे कम स्टेबल कौन होगा? बेटा फुलफिल्ड। और जो अनस्टेबल है वो सबसे कम स्टेबल होगा। इसका मतलब जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओगे तो सबसे मिनिमम स्टेबल एल्यूमिनियम का +2 होगा, उससे ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम का +1 होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम का +3 होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि अगर आप Z इफेक्टिव लगाएंगे तो आपका ऑप्शन 1 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी Z इफेक्टिव पर डिपेंड नहीं करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन पे। और इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा। डी ब्लॉक में भी ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी, खैर वो जो डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। 3 एप्लीकेशंस अभी आपको बताई गई। अब हम बढ़ते हैं चौथे एप्लीकेशन की तरफ। बेटा लिख लिया सबने? चौथे एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा, और फोर्थ एप्लीकेशन जो आता है वो आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए एक फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, और स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मीनिंग सेम होता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अलग बात होती है। ये बात है ना, पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो सुन लीजिए। एस और पी हम लोग क्या करते हैं जनरली, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल है ना यूज करते रहते हैं सिनोनिमसली, लेकिन ऐसा नहीं है। एस और पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलूं एक ही बात होती है, लेकिन डी और एफ में ऐसा नहीं होता है। डी और एफ में फिर क्या होता है वो समझिए। याद करिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने एस ब्लॉक का लिखा था तो हमने एनएस का यूज किया था, एन का यूज किया था। पी में भी हम एन का यूज करते थे। और देखो एस में हम लिखते थे NS1 या 2, तो एन आउटर मोस्ट शेल भी है और यही वैलेंस शेल भी है, यही वैलेंस शेल भी है। पी में जब हम बात करते थे तो हम लिखते थे NS2 NP1 to 6, तो इसमें एन ही यूज हो रहा है केवल। तो यही आउटर मोस्ट शेल है, और ये कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल या सब शेल यूज आ रहे हैं ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब डी में आप जाएंगे तो एस और पी में तो वैलेंस और आउटर मोस्ट की बात एक ही होती है। जब डी में आप जाएंगे तो अगर मैंने एन का लिखा है तो मैं लिखता था डी में NS0 to 2 N-1 D1 to 10। आउटर मोस्ट तो ये है और वैलेंस ये दोनों है। एफ ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो NS2 N-1 D 0 और 1 N-2 F 1 to 14। आउटर मोस्ट तो N है लेकिन वैलेंस तीनों है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जितने सब शेल्स या जो शेल्स यूज में आते हैं वो वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एन केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटर मोस्ट को। पर खैर एस और पी ब्लॉक में एन ही यूज होता है। तो एस और पी ब्लॉक के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इतना पॉइंट लिख ले, बाकी इसका आगे का फिर